हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत है आज की क्लास में। आज मैं आपके साथ ना कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का चैप्टर पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, ये सीए इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल के अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इसके चैप्टर के अंदर वैसे कोई ऐसा कहो कि कोई खास क्या है, तो खास कुछ भी नहीं है। ये सब वो बातें हैं जो हम लोग ऑलरेडी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। तो फिर भी एक प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस अच्छे बनाए गए हैं जिसमें आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो एवरीवन, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का ये चैप्टर बहुत ही ध्यान से देखना। इसके अंदर एक एक क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आओ जरा देखते हैं बच्चों। सबसे पहले तो देखो, आपको पता होना चाहिए हमारे स्टेप्स क्या होते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम मतलब है हमें उस टोटल इनकम पे गवर्नमेंट को टैक्स देना है। तो टोटल इनकम निकालना कैसे होता है, सबसे पहले वही आपको सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना होता है। फिर उसके बाद इनकम को क्लासीफाई करते हो अंडर 5 हेड्स। 5 हेड्स को क्या करते हो, अलग अलग कंप्यूट करते हो, अलग अलग हेड वाइज कंप्यूट करते हो। फिर क्लबिंग और सेट ऑफ का ये सेक्शंस अप्लाई करने के बाद आप जीटीआई पे पहुंचते हो। जीटीआई के बाद डिडक्शंस माइनस करते हैं और फिर क्या आता है, टोटल इनकम, है कि नहीं। सो टोटल इनकम पे हमें टैक्स गवर्नमेंट को देना होता है। हमें टैक्स रेट पता है क्या होते हैं, सब पे अलग अलग टैक्स रेट है कि नहीं। अच्छा, एक बात और, हमेशा जब भी क्वेश्चन आप टोटल इनकम का करोगे, टैक्स निकालने का क्वेश्चन होगा, तो आपको हमेशा अपने आंसर के अंदर टैक्स पेबल दोनों तरीके से निकाल के देखना है, यानी 115 बीएससी वाला और नॉर्मल वाला केस। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, अब आपको टैक्स रेट पता है और आपको पता है 115 बीएससी के अंदर कुछ ऐसे एग्जेम्पशंस थी और डिडक्शंस थी जो आपको नहीं मिलती। सो अब हम लोग जब कोई क्वेश्चन करने जा रहे होंगे तो हम इन सब बातों का ध्यान रखते हुए करेंगे। अब आप देखो, आपने टोटल इनकम तक निकाला। टोटल इनकम तक निकालने के बाद क्या करना होगा, आपको टैक्स रेट निकालना होगा कि कौन सा टैक्स रेट अप्लाई करेगा। तो वो टैक्स कैलकुलेट करने के बाद आप सरचार्ज और रिबेट चेक करोगे कि सरचार्ज होगा या रिबेट होगा। फिर वो अप्लाई करने के बाद फिर उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसके बाद हम लोग हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड कर देंगे। येस और नो? हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड कर देंगे। और फिर इसके बाद आपको चेक करना है कि कहीं एएमटी तो नहीं लग रहा। एएमटी तब लगता है बच्चों जब आपको पता है, जब आपकी टोटल इनकम एक तो 20 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, टोटल इनकम आपकी कितनी होनी चाहिए, 20 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये चेक करना होगा कि क्या कोई 80 आई सीरीज या फिर सेक्शन 35 एडी या फिर सेक्शन 10 AA स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इस सेक्शंस का बेनिफिट लिया है। अगर लिया है तो ही फायदा है एएमटी वाला प्रोविजन को सोचने, उसके बारे में सोचने का, वरना ज़रूरत नहीं है, आपको एएमटी अप्लाई करना नहीं है। समझ गए? नाउ नेक्स्ट इज एग्जामिन वेदर और नॉट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 बीएससी। तो स्टेप नंबर 13 में आपको यही चेक करना है कि क्या 115 बीएससी में बेनिफिट मिलेगा या नुकसान होगा। तो आपको पता है कुछ एग्जेम्पशंस डिडक्शंस हट जाती हैं। स्टेप 14, जब टैक्स आ जाएगा फाइनली, आप उसमें से माइनस कर दोगे जितना आपका एडवांस टैक्स पहले ही जा चुका है, टीडीएस टीसीएस जो आपका डिडक्ट हो चुका है वो माइनस कर दोगे। जो बच गया वो पेबल बन जाएगा या फिर रिफंडेबल बन जाएगा। समझ गए बात भाई? या तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देना होगा और या फिर रिफंडेबल बन जाएगा। और आप लोग तो जानते हैं कि जो टैक्स पेबल और रिफंडेबल होता है दैट इज टू बी नियर राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 रुपी, है ना। सेक्शन 288B टोटल इनकम का राउंड ऑफ के लिए है 288A और टैक्स लायबिलिटी के राउंड ऑफ के लिए है 288B। आओ दोस्तों स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 1, मिस चार्ली एन अमेरिकन नेशनल गॉट मैरिड टू मिस्टर राधे ऑफ इंडिया इन यूएसए on 2 March 2022 and came to India for the first time on 16 March 2022. She left for USA on 19th of September 2022. She returned to India on 27th March 2022. While in India, she has purchased a showroom in Mumbai on 30th April 2022. सर क्वेश्चन में लास्ट लाइन सबसे पहले देख लेता हूं मैं कि मुझे निकालना क्या है। ए पार्ट कहता है डिटरमाइन हर रेजिडेंशियल स्टेटस एंड कंप्यूट द टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स अलोंग विद द अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन सच इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। असेसमेंट ईयर 23-24 मतलब प्रीवियस ईयर 22-23। प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए हमें फाइंड आउट करना है रेजिडेंशियल स्टेटस। सो देखो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि एक अमेरिकन नेशनल है, इसका मतलब है वो इंडियन सिटीजन नहीं है, अमेरिका की सिटीजन है। अच्छा, ये बात क्लियर लिख दी गई है कि वो इंडिया में, यूएसए में, कि मिस्टर राधे ऑफ इंडिया के साथ उसकी शादी हो गई। इस बात से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर मुझे उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
और वो इंडिया में आ रही है पहली बार 16 मार्च 2022 को, जो कि पिछला साल है। हमें 22-23 देखना है कि उसका स्टे कितना रहा। She left for USA on 19th September 2022. So भाई आप अब अप्रैल से आप इंडिया में हो, तो अप्रैल में 30 डेज होते हैं। अप्रैल 22, मई 22 31, जून 22 30, जुलाई 21, जुलाई 22 कितना हो गया 31, अगस्त 31, सितंबर में 19 दिन, जितने दिन वो इंडिया में रही उसके बाद वो इंडिया से चली गई। तो जिस डेट पे वो जाती है वो भी इंडिया में काउंट होता है। यस और नो, डेट ऑफ डिपार्चर। तो भाई इतने दिन हो गए, और उसके अलावा 27 मार्च को दोबारा आई है। सो 27, 28, 29, 30, 31 यानी 5 दिन और ऐड कर देंगे। टोटल स्टे आप कैलकुलेट करोगे तो ये फाइंड आउट किया होगा, मैं आपको करके दिखाया। तो ये बन रहा है 177 डेज। अब देखो 177 डेज बन रहा है, तो इसके ऊपर 182 तो एप्लीकेबल हो नहीं रहा। 182 तो ये कर नहीं पा रही पूरा। 160 वाला पूरा कर सकती है, 60 वाला, बट पिछले 4 सालों में 365 चाहिए। अब पिछले 4 साल में देखें तो वो आई इंडिया में कब है, पहली बार 16 मार्च को। और 16 मार्च से अगर वो इंडिया में आई है, 16 मार्च 22 से, तो पिछले साल में सिर्फ 16 से लेकर 31 तक, यानी 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, इतने दिन सिर्फ इंडिया में रही। बाकी इससे पहले तो वो कभी इंडिया में आई नहीं। तो पिछले 4 सालों में उसका स्टे बन रहा है मात्र 16 दिन। इज दैट क्लियर? और इस वजह से वो इंडिया की क्या मानी जाएगी, नॉन रेजिडेंट, क्योंकि उसकी कंडीशंस पूरी नहीं हो रही। हाँ, ये डीम्ड रेजिडेंट भी बन सकती थी। कब? अगर इसकी टोटल इनकम इंडिया से कितनी होती, 15 लाख से ज्यादा। मैंने चेक किया और मैंने देखा कि इसकी सिर्फ रेंटल इनकम है, वो भी 25,000 रुपये महीना, साल की 3 लाख रुपए बनते हैं। तो इसलिए वो इंडिया में, और उसके बाद उसको 2 फ्रेंड से पैसे मिले 172, तब भी अगर हम लोग देख लें तो इसकी टोटल इनकम इंडिया से 15 लाख से ज्यादा नहीं है। और क्योंकि नहीं है, इसलिए वो डीम्ड रेजिडेंट वाला सेक्शन इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जी हाँ। अब आपने यहां पर यह चीज चेक करनी है कि आपकी जो टोटल इनकम कितनी है। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस आप लोगों ने निकाल दिया, नॉन रेजिडेंट हो गया। अब आपको क्या चेक करना है कि इनका टोटल इनकम क्या है। देखो लिखा ना कंप्यूट टोटल इनकम, तो अब टोटल इनकम क्या है बताओ। सबसे पहले आप सैलरी इनकम चेक करोगे। सैलरी इनकम इसकी क्वेश्चन में कोई गिवन नहीं है, तो वो तो जीरो हो गई। हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो 25,000 रुपये महीना 1 मई से है, तो 25,000 इंटू 11, ये हो गया हमारा GAV। और कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं हुई तो मान के चलेंगे MV, FR, SR वगैरह इंफॉर्मेशन साइलेंट है, तो हम लोग फिर भी यही लेंगे 25,000 इंटू 11। अब ये अमाउंट आ गया मेरा GAV, जिसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस अगर कुछ हो तो उसकी डिडक्शन मिल जाए। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मतलब यही एनुअल वैल्यू होगा। और इसके बाद 30% की इसमें से क्या मिल जाएगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन। 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई। और इंटरेस्ट ऑन लोन अगर प्रॉपर्टी पर है, बिल्कुल है। इस साल का इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है 97,500। मैं आपको दिखा देता हूं। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आप लोगों ने फाइंड आउट कर ली। GAV आया 275, ठीक है, माइनस किया, म्युनिसिपल टैक्स है नहीं, ठीक है। उसके बाद एनुअल वैल्यू यही आ गया, और फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम किया और इंटरेस्ट ऑन लोन, और आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ गई है आपके सामने 95,000। समझ गए बात? अच्छा, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, फिर इसके बाद आपको ऐड करना है इसके अंदर बाकी इनकम्स। और बाकी इनकम्स में क्या होगा, और कोई इनकम दे रखी है, अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में पेरेंट ऑफ हस्बैंड से गिफ्ट मिला है, दिस इज एग्जेम्प्ट, हाँ या ना। मैरिड सिस्टर ऑफ हस्बैंड से एग्जेम्प्ट। अच्छा, फिर इसके बाद 2 वेरी क्लोज फ्रेंड्स। ना, फ्रेंड से गिफ्ट मिलेगा तो टैक्सेबल होगा अगर टोटल गिफ्ट 50,000 रुपए से ज्यादा हो जाए, तो ये टैक्सेबल हो गया 1,72,000। अदर सोर्सेज, सो अदर सोर्सेज में 1,72,000 लिख देंगे, दैट्स इट। तो मेरी टोटल इनकम यही बनेगी, और कोई इनकम दी भी नहीं हुई, तो टोटल इनकम बन गई इन दोनों को टोटल करके 267। अब आपको याद रखना है बच्चों, रिबेट रेजिडेंट्स को मिलता है, नॉन रेजिडेंट्स को नहीं मिलता है, तो इस पे रिबेट नहीं मिलेगा। तो 2.5 लाख रुपए तक जीरो, और उसके बाद बाकी का जो अमाउंट है उस पर 5% का टैक्स लगा के टैक्स बन रहा है 850 प्लस 4% सेस कैलकुलेट करो तो बन रहा है 884। और आपको तो पता है नियरेस्ट राउंड ऑफ करना होता है टू द नियरेस्ट 10 रुपी, सेक्शन 288B के हिसाब से, विच इज 880 रुपीज। समझ गए बात एवरीवन? नोट्स ध्यान देखो बच्चों, नोट्स पर ध्यान दो कि आपने चेक किया होगा कि हर टॉपिक के ऊपर जो जो वो कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे रेंट है, हम लोगों ने वहां पर म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट के बारे में नहीं दिया हुआ, तो इसलिए GAV एक्चुअल रेंट को लिया गया। ये बात मेंशन की है उन्होंने स्पेशली नोट में। तो अब नोट का रेलेवेंस देखो। फिर गिफ्ट वाला टैक्सेबल किया, 50,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल किया, ये बात नोट में स्पेशली लिखी गई है। फिर इसके अलावा 87A का रिबेट नहीं मिलेगा क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट है, ये बात नोट में स्पेशली लिखी गई है। मेरी बात समझ रहे हो? और 115 BAC का क्वेश्चन में आपको लिख दिया गया द टैक्स लायबिलिटी वुड बी सेम इवन इफ शी ऑप्ट फॉर 115 BAC। इसका रीजन क्या है मुझे बताओ? क्योंकि
उसको she would be eligible for deduction in section 24B for interest on housing loan in respect of let out property under regular provisions as well as 115 BAC, दोनों के अंदर उसको ये बेनिफिट मिल जाता और जिसकी वजह से आंसर में कोई फर्क नहीं रह जाता। हाँ या ना एवरीवन? हाँ या ना एवरीवन? और इस वजह से 115 BAC ऑप्ट करने का फायदा है नहीं। सर क्वेश्चन बोलता है रेजिडेंशियल स्टेटस of Miss Charlie in case she is a person of Indian origin and her total income from Indian sources exceeds 15 lakh। इसी का सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, जहां पे क्वेश्चन ने बोला would her residential status undergo any change assuming that she is a person of Indian origin and her total income from Indian sources is 18 lakh and she is not liable to tax in USA। बेटा बात को याद रखना, ये टोटल इनकम तो ठीक है 15 लाख से ज्यादा हो गई इंडियन सोर्सेज से, ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स, ये भी लिख दिया। बट अगर ये दो कंडीशंस पूरी हो रही है तो ये तीसरी कंडीशन इसकी क्या थी पता है आप लोगों को? तीसरी कंडीशन इसकी ये थी कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंडियन सिटीजन। ये इंडियन ओरिजिन वाली बात जो थी वो तो तब अप्लाई होती है जब हम लोग कंडीशंस कुछ और पढ़ते हैं, जब कोई इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन हो और वो इंडिया में आ रहे हो ऑन अ विजिट, और वो ऑन अ विजिट आने के बाद 120 डेज या उससे ज्यादा का स्टे कर जाए, ठीक है, बट 182 से कम, और ऐसे केस में उसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। जब ये कंडीशंस मैच होती हैं तो, बट उसके अंदर इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो केस चल सकता है, बट वो अलग है। और फिर हम लोगों ने कंडीशंस पढ़ी थी कि आप इंडियन सिटीजन हो, या नंबर 2 ये इंडियन सिटीजन होना चाहिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जरूरी नहीं है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है इंडिया से, और ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री, जो कि इसमें लिखा तो हुआ है, बट ये तीनों शर्तें पूरी नहीं हो रही क्योंकि वो इंडियन सिटीजन नहीं है। इस वजह से इसका आंसर नॉन रेजिडेंट ही रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है एवरीवन? दैट्स इट, समझ में आया? अगला पार्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 2। डॉक्टर निरंजना, अ रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 60 ईयर्स। अब आप क्या है, अब आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो, आप लोग क्वेश्चन को पहले समझ लिया ना, अब आप ट्राई कर सकते हो, खुद प्रैक्टिस कर सकते हो मेरी वीडियो को बीच में रोक कर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर निरंजन, a resident individual age 60 years is running a clinic in Surat. Her income and expenditure account for the year ending 31st March 2023 is as under। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है और ये नेट प्रॉफिट दे रखा है और ये सब कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। फ्रॉम द अबव कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ डॉक्टर श्रीमती निरंजना फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। सॉरी, नाम में बार बार मैं गलत बोल पा रहा हूँ, ये श्रीमती है तो इसलिए निरंजना ही ठीक है, ठीक है। और फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 अंडर द रेगुलर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एज्यूमिंग दैट शी हैज नॉट ऑप्टेड फॉर 115 बीएससी। ठीक है जी, तो 115 बीएससी ऑप्टेड नहीं है। अब क्या करेंगे मुझे बताओ? ओके, नॉर्मल केस है ये तो। सर पहले तो आप चेक करो इनकी क्या क्या इनकम्स बनती हैं। एक तो मुझे पीजीबीपी दिख ही रही है, दूसरा पीजीबीपी के साथ साथ इसकी मुझे कुछ अदर सोर्सेज इनकम दिख रही हैं। डिविडेंड दिख रहा है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी दिख रहा है, ठीक है, रेंट भी दिख रहा है, इसका मतलब है कुछ हाउस ऑफ इनकम भी होगी और सैलरी भी है, फोर्थ पार्ट में लिखा है। तो नोट्स चेक करो, सैलरी फोर्थ पार्ट में लिखा है, थर्ड पार्ट में हाउस ऑफ की इनकम लिख रखी है, हाँ या ना? तो इसका मतलब है सारे हेड्स ऑफ इनकम्स बनेंगे इसके। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इनकम अंडर हेड सैलरी से। सैलरी दे रखी है, शी रिसीव अ सैलरी ऑफ 7500 पर मंथ फ्रॉम फुल केयर हॉस्पिटल विच हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द कंसल्टेशन मेडिकल चार्जेस। कोई दिक्कत नहीं है, 7500 इंटू 12 आ जाएगा पूरा का पूरा। और उसमें से आपको पता है 50,000 रुपए की सैलरी इनकम पे क्या मिलती है? डिडक्शन, तो वो क्लेम कर ली और 40,000 रुपए हमारी सैलरी इनकम टैक्सेबल आ गई। इज दैट क्लियर? फिर इसके बाद हम लोगों ने थर्ड नोट देखा जहां पे लिखा था हाउस ऑफ इनकम रिसीव हो रही है 27,000 एनुअल वैल्यू, जिसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस 2,000 की क्या मिल जाएगी? डिडक्शन, और आपकी बची हुई इनकम रह गई 25, और 25 पे 30% की क्या मिल जाएगी? स्टैंडर्ड डिडक्शन। और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर लोन है तो उसका इंटरेस्ट ऑन लोन भी आ जाएगा, बट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मुझे लोन कोई नजर नहीं आ रहा, क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी मेंशन नहीं है, तो इसलिए मेरा यहां पर हाउस ऑफ इनकम आ चुकी है 27 माइनस 2,000 म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, एनुअल वैल्यू के बाद 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गया 17,500। मेरी बात समझ में आई? हाउस ऑफ इनकम डन। अब हम क्या करेंगे? पीजीबीपी सॉल्व करेंगे ना। पीजीबीपी सॉल्व करने के लिए देखो, ये वैसे तो एक क्लिनिक चला रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है, तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए? आपको नेट प्रॉफिट उठाना चाहिए, अगर नेट प्रॉफिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। अगर ये रिसिप्ट एंड पेमेंट वाला केस होता तो बात अलग थी, बट यहाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट वाली बात नहीं कर रहा, यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नेट प्रॉफिट उठाओ और फिर इसके अंदर एडजस्टमेंट्स करो, तो 4,40,400 हो गया नेट प्रॉफिट। इसके अंदर आप एडजस्टमेंट्स ऐसे करोगे, जो जो आपके खर्चे हैं
उसको चेक करना पड़ेगा कि वो अलाउ होगा या नहीं होगा। तो आओ देखते हैं दोस्तों, मेडिसिन कंज्यूम्ड क्वेश्चन में कहीं पर भी नोट चेक करो, मेडिसिन कंज्यूम पे कोई नोट है, मेरे को कोई नोट नजर नहीं आ रहा, तो मैं ये समझूंगा मेडिसिन कंज्यूम बिल्कुल ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम नेट प्रॉफिट उठा रहे हैं और ये डिडक्शन हम क्लेम कर चुके हैं, तो मिलनी भी चाहिए। स्टाफ सैलरी से रिलेटेड अक्सर कोई नोट होता है जनरली कि भाई किसी को 20,000 रुपये 10,000 रुपये से ज्यादा दे दिया कैश में, ये वो, बट वो सब चीजें यहाँ पर मेंशन नहीं की गई, तो इसलिए स्टाफ सैलरी की भी डिडक्शन पूरी मिल जाएगी, कुछ नहीं करेंगे। क्लिनिक कंज्यूमेबल्स, इससे रिलेटेड देखो, क्लिनिक से रिलेटेड कोई इक्विपमेंट से खर्चा, देखो इक्विपमेंट्स तो हैं बट वो अलग चीज है, कंज्यूमेबल्स अलग चीज है। कंज्यूमेबल्स के खर्चों की आप डिडक्शन क्लेम कर पाओगे तो आप कुछ भी नहीं करोगे, इसमें छोड़ देंगे। रेंट पेड 90,000 का रेंट पेड लिखा है, बट नीचे फर्स्ट नोट में क्या लिखा है देखो, रेंट पेड इंक्लूड्स 30,000 पेड बाय चेक टुवर्ड्स रेंट फॉर अ रेजिडेंशियल हाउस इन सूरत। तो रेजिडेंशियल हाउस के लिए 30,000 रुपए वो भी इधर डाल दिया है, क्या करना होगा, एड बैक करना होगा, क्या करना होगा, एड बैक करना होगा। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 255, कोई दिक्कत नहीं है, बट देखें नोट तो नहीं है कहीं, हाँ नोट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 3 देखो, रेंट रिसीव रेजिडेंशियल हाउस के लिए 27 था, जिसमें म्युनिसिपल टैक्स 2,000 पे किया था, वो आपने गलती से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में डाल दिया, तो क्या कर देंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में से हम इस 2,000 रुपए को हटाएंगे, तो क्या करेंगे यहां से, ये 2,000 रुपए की डिडक्शन हमें नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे, एड बैक। सो एक तो हमने 30,000 एड बैक करना है, प्लस 2,000 रुपए भी एड बैक करना है, यस और नो एवरीवन। इसके अलावा मुझे इस क्वेश्चन में और क्या दिख रहा है, डेबिट साइड पर अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन अप्रूव्ड है, डिडक्शन मिल जाएगी ना दोस्तों, हाँ या ना, मिल जाएगी, 100% मिल जाती है। अब आ जाते हैं डेबिट साइड, तो मुझे दिख गया कुछ और नहीं है, बट हाँ क्लिनिक इक्विपमेंट्स दे रखे हैं नीचे, इसकी डेप्रीसिएशन क्लेम नहीं कर रखी, हमें क्लेम करनी चाहिए। 5 लाख रुपए 1/4/2022 से इक्विपमेंट होल्ड करके रखे हैं, तो इस पर तो पूरा 15% डेप्रीसिएशन मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, तो क्वेश्चन ने ये नहीं बताया हुआ ये लाइफ सेविंग इक्विपमेंट की बात हो रही है या क्या, क्योंकि लाइफ सेविंग पे 40 है, अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो 15 ही लेना है। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 5 लाख के ऊपर कितना लगाएंगे, 15, और एक्वायर्ड एक और नया क्लिनिक इक्विपमेंट खरीदा है बाय चेक 2 लाख रुपए 7 दिसंबर को, तो इस 2 लाख रुपए के ऊपर कितना मिलेगा, 7.5%, कितना मिलेगा, 7.5%, यस और नो, क्योंकि हाफ रेट हो गया ना, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज हो गया, बोलो हाँ या ना। सो ये करने के बाद आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा, और वो डेप्रिसिएशन की डिडक्शन हमें मिली नहीं है, तो हम लोग ले लेंगे, मतलब क्या करेंगे, माइनस एक्सपेंसेस टू बी डेबिटेड में, हाँ या ना, एक्सपेंसेस टू बी डेबिटेड में। एवरीवन, इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा डेबिट साइड पे मुझे और कुछ नहीं दे रखा, मुझे क्रेडिट साइड पे दे रखा है कंसल्टेशन मेडिकल चार्जेस, मेरे को इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं ये मान के चलूंगा सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विच हैज नॉट बीन इंक्लूडेड, ये लिखा ना, हाँ अगर इंक्लूडेड होता तो यहां से भी हटाता मैं, तो कंसल्टेशन चार्जेस में नहीं है, कोई बात नहीं। इनकम टैक्स रिफंड इज नॉट योर इनकम, बेटा इनकम टैक्स रिफंड तुम्हारी इनकम नहीं होती है, तो इसमें से 5450 माइनस करना होगा, इनकम क्रेडिटेड बट नॉट टैक्सेबल के नाम से माइनस कर देंगे 5450, और जिसमें इंटरेस्ट है 450 रुपए का, वो इंटरेस्ट कहां जाएगा, अदर सोर्सेज में, कहां जाएगा, अदर सोर्सेज में। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम यूटीआई, ये जो है ये टैक्सेबल होता है, अब जो शेयर होल्डर्स को ये यूनिट्स मिलते हैं इस पर डिविडेंड मिलता है, तो 10,500 का जो डिविडेंड है वो टैक्सेबल होगा, कहां जाएगा, कहां जाएगा, ये डिविडेंड टैक्सेबल होगा, ये जाएगा अदर सोर्सेज में, यहां से एड बैक करना होगा, तो सॉरी माइनस करना होगा, तो माइनस कर दोगे। विनिंग फ्रॉम टीवी गेम शो, तो ये नेट ऑफ टीडीएस हो रखा है 35,000 को यहां से माइनस करना होगा, ये भी कहां जाएगा, अदर सोर्सेज में, 35 + 15 50,000 कहां जाएगा, अदर सोर्सेज में। रेंट दे रखा है 27,000 जो आपको इनकम मिली है, और रेंट जो इनकम मिली है 27,000, ये रेंट क्या है, ये देखो लिखा है रेंट रिसीव, ये हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है, तो ये 27,000 रुपये का तो हम लोग वैसे भी वहाँ पे डालेंगे हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में, और वो हम पढ़ कर ही चुके हैं, तो इसलिए यहाँ से क्या करना होगा, हटाना होगा, तो माइनस कर देंगे इस रेंट को भी 27,000 को। ये देखो जो मैंने बोला क्या वो हुआ, पीजीबीपी की हम बात कर रहे हैं, पीजीबीपी 440 400 में 27,000 10,500 35,000 और 5450 ये एड बैक कर दिया। अलाउेबल एक्सपेंडिचर में डेप्रिसिएशन को डिडक्शन क्लेम कर ली, और आपको दिया हुआ था जो रेंट 30,000 रुपये का और म्यूनिसिपल टैक्स वो हम लोगों ने एड बैक कर दिया, है ना। तो ये मेरी पीजीबीपी इनकम आ गई 3,04,450। अब मुझे अदर सोर्सेज निकालना था, अदर सोर्सेज के लिए मुझे इंटरेस्ट और इनकम टैक्स रिफंड वो आ जाएगा इधर, डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई वहां से 10,500 यहाँ आ जाएगा, और विनिंग फ्रॉम टीवी गेम शो नेट ऑफ टीडीएस है, तो आप लोग याद है ना ग्रॉसअप किया जाता है, तो ये ग्रॉसअप कर दिया 50,000, टोटल हो गया ये 4,22,900, हमारी जीटीआई हो गई है 4,22,900, सारी इनकम को ऐड कर दिया। अब क्वेश्चन में आपको देखने की जरूरत है कि आपने क्या क्या नोट्स कवर कर लिए सारे,
पहला नोट हो गया था, सेकंड नोट हो गया था, थर्ड हो गया, डिस्कस कर लिया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ लिखा है डॉक्टर निरंजना अवेल्ड अ लोन ऑफ 550 फ्रॉम अ बैंक फॉर हायर एजुकेशन ऑफ हर डॉटर। ठीक है, अपनी डॉटर के लिए हायर एजुकेशन की, शी रीपेड प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 1 लाख एंड इंटरेस्ट 55,000। तो याद है इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80E, तो 55,000 रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी बेटा सेक्शन 80E में। 1 लाख रुपए ट्यूशन फीस पे करी है, नॉट इन द नेचर ऑफ डेवलपमेंट फी, कुछ भी यूनिवर्सिटी को पे किया फॉर फुल टाइम एजुकेशन ऑफ हर डॉटर। 1 लाख रुपए की जो ट्यूशन फी पे करी है, इसकी भी डिडक्शन मिलेगी सेक्शन नंबर 80C में। अच्छा, फिर इसके बाद अमाउंट ऑफ 28,000 हैज बीन पेड बाय चेक ऑन 27 मार्च फॉर मेडिकल इंश्योरेंस, तो इसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। मिलेगी नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, बट कितनी मिलेगी? मैक्सिमम मिलती है 25,000 रुपए। मैक्सिमम कितनी मिलती है? 25,000 रुपए नहीं। अच्छा, अपने मेडिकल इंश्योरेंस के लिए कराया है, अपने मेडिकल इंश्योरेंस, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये एज 60 इयर्स दी हुई है, तो यहां पर पूरी 28 मिल जाएगी, पूरी 28 मिल जाएगी। 30,000 रुपए तक अलाउड होता है ना, 5,000 रुपए सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा, 50,000 रुपए मिलते हैं सीनियर सिटीजन को, यहां तो 28 है, तो मिल जाएगी। यस और नो? तो स्टैंडर्ड डिडक्शंस में आ जाते हैं और डिडक्शंस में देखते हैं 80C में 1 लाख रुपए की डिडक्शन ये मिल गई, 80D में पूरे 28 मिल गई, और 80E में पूरे 55,000 की इंटरेस्ट की मिल गई, तो 183। टोटल इनकम बना 2,39,900। तो 2.5 लाख तक टैक्स ही नहीं लगता, तो मेरा यहां पर टैक्स हो गया 0। इज दैट क्लियर? ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर है 3। मैं आपके साथ अब ये डिस्कस करने वाला हूं। क्वेश्चन पहले कर लो, सेकंड क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक करके आराम से करो। क्वेश्चन नंबर 3, मिस पूर्वी एज 55 इयर्स इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, शी मेंटेन्स हर अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस। कैश बेसिस अकाउंटिंग करती है ये। हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इज एज फॉलोज। तो आपको एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है बेटा, और इसके अंदर ना आपको वेरियस इनकम्स और खर्चे दे रखे हैं। कोई चिंता, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, क्वेश्चन दिखने में जितना बड़ा होता है ना, वो उतना ही टुच्चा होता है। सही में बता रहा हूं, उतना ही टुच्चा होता है, क्योंकि ये सब बातें आप लोग जानते हो, हम लोग हर तरह की प्रैक्टिस कर चुके हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा ही क्वेश्चन बच्चों सीए एग्जाम्स के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का यही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और उसके अंदर बस करना क्या होता है, सारी इनकम्स को कंसोलिडेट करके टैक्स निकालना होता है, और फिर फाइनली ये बताना होता है मतलब कि कौन सा वाला टैक्स दे, 115 बीएसई वाला या नॉर्मल वाला। ठीक है, अब आपको वो ध्यान रखने हैं बस 115 बीएसई वाली बातें। अब यहां पर ना आपको टोटल इनकम के साथ साथ टैक्स भी निकालना है। देखो लास्ट में लिखा है टैक्स पेबल, दोनों चीजें निकालनी है, तो आपको दोनों चीजों से करके देखना होगा, मतलब 115 बीएसई भी करके देखना होगा और नॉर्मल वाला टैक्स भी निकाल के देखना होगा। चलो आओ, कैश बेसिस अकाउंटिंग है, ओके, एक्सपेंडिचर इनकम दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है, ये भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर याद हो तो ये मैंने अपने ही बुक के अंदर ये क्वेश्चन डाल रखा है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं प्रैक्टिस। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको ध्यान नहीं है फिर भी कराता हूं। कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल ऑफ मिस पूर्वी। सो सबसे पहले आप लोगों को जो जो इनकम उसकी दिख रही है वो इनकम यहाँ पे डाल दो। यहाँ पर मेरे को तो दिख रहा है इस मिस पूर्वी की कौन कौन सी इनकम्स दिख रही हैं। एक तो इनकम फ्रॉम यूटीआई, ये तो जाएगा बेटा अदर सोर्सेज में। ऑनरेरियम जाएगा बेटा अदर सोर्सेज में। रेंट रिसीव्ड जो जाएगा वो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में। अच्छा, फीस अर्नड में ये कुछ इनकम्स दे रखी हैं। सैलरी तो नहीं है ना, तो सैलरी वाली कोई इनकम नहीं है, सीधा हाउस प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। हाउस प्रॉपर्टी के लिए 85,600 का रेंट दे रखा है। हाउस प्रॉपर्टी के लिए 85,600 का रेंट दे रखा है, बट आपको पता है कि 85,600 पर आपको 30% की क्या मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो मैं देखता हूं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम का यहां पर इन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन कर रखा होगा, ये रहा। सो अच्छा, म्युनिसिपल टैक्स भी दे रखा है, आपको क्वेश्चन में पूरा ध्यान से देखना है। म्युनिसिपल टैक्स भी दे रखा है डेबिट साइड पर, ये रहा, इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो 85,600 ये माइनस 3,000 इज इक्वल टू 82,600, उसमें तो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये रहा उसका वर्किंग नोट, और ये आपके सामने 57820 हाउस प्रॉपर्टी इनकम। अच्छा, फिर इसके बाद आपकी बारी आ गई पीजीबीपी की। अब पीजीबीपी में अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 928,224, और एक एक करके चेक करते हैं कौन कौन से खर्चों की डिडक्शन मिलनी चाहिए थी और किसकी खर्चों की डिडक्शन नहीं मिलनी चाहिए। सबसे पहले 928,224 के अंदर आप सैलरी टू स्टाफ चेक करो, 15,50,000 रुपए दे रखा है, और उसके नीचे नोट लिखा है कि सैलरी में 30,000 रुपए अपने कंप्यूटर स्पेशलिस्ट को दिए, कैश में दिए। तो भाई साहब आपको तो पता है 10,000 से ज्यादा कैश अलाउड ही नहीं होता, तो आपने यहाँ 30 दे दिए, तो 30,000 रुपए क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। सो आप लोग क्या करोगे, पीजीबीपी इनकम निकालते वक्त 928,224 के अंदर ये 30,000 रुपए एड बैक कर दोगे।
इज दैट क्लियर? अच्छा, फिर इसके बाद स्टाइपेंड टू आर्टिकल असिस्टेंट। देखो स्टाइपेंड देना कोई बुरा काम थोड़ी ना है, आर्टिकल को तो स्टाइपेंड देंगे ही, उसकी डिडक्शन मिल जाती है। हाँ, चेक करते हैं कुछ इसके ऊपर नोट ना हो। एक इंसेंटिव टू आर्टिकल असिस्टेंट दिया हुआ है, रिप्रेजेंट्स अमाउंट पेड टू 2 आर्टिकल असिस्टेंट फॉर पासिंग आईपीसीसी एग्जामिनेशन एट फर्स्ट अटेम्प्ट। देखो अगर मैं एक सीए की बात करूं ना, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करूं, और वो आईपीसीसी पे अपने बच्चों को कुछ इंसेंटिव दे रहा है, तो बेटा वो आईपीसीसी क्लियर करने पर, इंटरमीडिएट क्लियर करने पर वो एक इंसेंटिव दे रहा है, तो ऐसे केस में ना ये कोई बुरा काम नहीं है। हौसला अफजाई करना कोई बुरा काम नहीं होता, ये ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक इज़ अ पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ जॉब। तो भाई जब आपको कंपनी आपको कोई गिफ्ट देती है या कोई बोनस बांटती है या इंसेंटिव देती है कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो, तो वही तरीके का यहाँ पर एक आउटसाइड रिलेटेड परफॉर्मेंस जो है तो सीए से जर्नी से रिलेटेड ही, तो इसी रीजन से ये 10,000 ये जो इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, इसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। इसलिए हम लोग ऐड बैक नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग ऐड बैक नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आई? इज दैट क्लियर एवरीवन? फिर इसके बाद आप लोग वापस आ जाते हैं इंसेंटिव्स के बाद, यहां पर स्टाइपेंड टू आर्टिकल ये तो मिल जाएगी। अच्छा, ऑफिस रेंट में 12,24,000 रुपए का ऑफिस रेंट दे रखा है। चेक करते हैं कोई नोट तो नहीं है ऑफिस रेंट के बारे में। नहीं, मुझे तो कोई नोट नहीं दिख रहा। रिपेयर मेंटेनेंस सैलरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, मेडिकल इंश्योरेंस, शी इन्वेस्टेड, शी नहीं है भाई, कोई रेंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो इसकी डिडक्शन हमें मिल जाएगी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 12,22,000, इसके ऊपर कोई नोट है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे कोई नोट है क्या? आओ जरा चेक करें, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे भी कोई नोट नहीं है, तो इसकी भी डिडक्शन हमें मिल जाएगी। मीटिंग, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस पे कोई नोट है क्या? मीटिंग, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस पे कोई नोट मुझे नहीं दिख रहा है, तो इसलिए इसकी भी मुझे डिडक्शन मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है परचेज ऑफ कार फॉर ऑफिस यूज। 80,000 रुपए की गाड़ी खरीदी है और गाड़ी के ऊपर आपको क्या मिलेगा? डेप्रीसिएशन। क्या मिलेगा? डेप्रीसिएशन। आपने गलती से परचेज ऑफ कार यहां दिखा दिया है, तो कार को तो पहले कर दो एड बैक, 80,000 रुपए को कर दो एड बैक। ये देखो 80,000 रुपए को तो कर दो पीजीबीपी में पहले एड बैक, ये रहा, कर दिया 80,000 एड बैक, ठीक है। और ये 30,000 रुपए एड बैक कर दिया। म्युनिसिपल टैक्स बोला एड बैक कर दिया, क्योंकि वो पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर रखा था, यहां तो आना नहीं था, तो इसलिए ऐड बैक कर दिया, 80,000 रुपए ऐड बैक कर दिया। अब आपको पता है कि गाड़ी के ऊपर मिलता है डेप्रीसिएशन, तो आप इस गाड़ी के ऊपर डेप्रीसिएशन क्लेम कैसे करोगे? आपको पता है कि गाड़ी का क्या परचेज की डेट दे रखी है? क्वेश्चन में देखते हैं, गाड़ी के ऊपर कोई भी परचेज की डेट दे रखी हो? नहीं, गाड़ी की कोई परचेज की डेट नहीं है, मतलब पूरे साल का ही डेप्रीसिएशन क्लेम करेंगे, हाँ या ना? सो 80,000 रुपए की गाड़ी है और इसके ऊपर 15% का क्या मिल जाएगा? डेप्रीसिएशन। तो 15% का डेप्रीसिएशन हम लोग अलाउ कर देंगे, डेबिट माइनस कर देंगे, इसका मतलब एक्सपेंसेस टू बी डेबिटेड, ये रहा मोटर कार पे 12,000 रुपए। अच्छा, फिर इसके बाद इसी क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन में लिखा है, हाँ जी, तो रिपेयर एक्सपेंसेस का क्या करेंगे? रिपेयर एक्सपेंसेस 4,000 रुपए दे रखे हैं और आपको डिडक्शन मिलनी चाहिए। क्वेश्चन में इस पे एक नोट है, रिपेयरिंग मेंटेनेंस पर कितना लिखा है? 2,000 रुपए फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/10/22 टू 39/23। देखो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वो अगले साल का भी है, हम तो कैश बेसिस पे कर रहे हैं अकाउंटिंग, तो अगर कैश बेसिस पे कर रहे हैं पूरे 4,000 की क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी, तो इसलिए कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट इज ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 5/25 के, और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड ये लिखा है कि 32,000 रुपए जो है दैट इज विद इन आरबीआई नॉर्म्स। तो ठीक है, फॉरेन टूर का था, आरबीआई नॉर्म्स के अंदर है, तो मिल जाएगी डिडक्शन, हमें इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। म्युनिसिपल टैक्स पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, म्युनिसिपल टैक्स पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इसकी डिडक्शन यहां तो ना मिलनी थी, इसलिए एड बैक करना पड़ेगा 3,000 रुपए, हाँ या ना? और अब मेरे पास डेबिट साइड खत्म हो गई, नोट्स चेक कर लेते हैं। डेबिट साइड से रिलेटेड कोई नोट तो नहीं रह गया, रिपेयर हो गया, ये हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वाला पॉइंट हो गया, ये तो हो गई डिडक्शन वाली बातें, तो इसको तो छोड़ ही दो। क्रेडिट साइड पे आ जाओ। क्रेडिट साइड पे मेरे को दे रखा है फीस अर्न, तो ये तो मेरी इनकम हो गई, इसको मैं कुछ नहीं करूंगा। डिविडेंड दिया हुआ है, तो डिविडेंड को मेरे को यहां से हटाना होगा 10,524 को, हाँ या ना? 7600 यूटीआई इनकम को भी हटाना होगा, 15,800 का ऑनरेरियम मिला वो भी हटाना होगा, और रेंट जो मिला वो भी हटाना होगा, है कि नहीं? ये तो हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं रेंट के बारे में। बस क्या करना है अब आगे? तो आपका आ गया है आंसर यहां तक। अब आपकी पीजीबीपी इनकम तक तो सॉल्व हो गया, पीजीबीपी की इनकम। अच्छा, इसके अंदर एक पीजीबीपी से रिलेटेड एक नोट भी दे रखा था,
पॉइंट नंबर 2, वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिसीव फ्रॉम क्लाइंट्स ड्यूरिंग कोर्स ऑफ प्रोफेशन। याद है, अगर एप्रिसिएशन ऑफ सर्विसेज पे क्लाइंट्स में देगा पैसा तो एप्रिसिएशन ऑफ सर्विस पे देगा ना, तो 10,500 रुपए पीजीबीपी हेड में ही टैक्सेबल हो जाएगा, यानी प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस। सो पीजीबीपी इनकम आप चेक कर सकते हो एक बार, ये तीनों चीजें प्लस कर दी हैं, 10,500 वैल्यू ऑफ बेनिफिट प्लस कर दिया है, ये खर्चे क्या कर देंगे, ये इनकम्स क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि अदर सोर्सेज में जाएंगे। सो मेरा काम यहाँ पे डन, 9, 20, 200 रुपए आ रहा है। और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते वक्त मैं ये देखता हूं कि मेरे पास क्वेश्चन के अंदर लिखा है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हेल्थ ऑफ डिपेंडेंट ब्रदर एंड मेजर सन डिपेंडेंट ऑन अमाउंट 5,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली पेड इन कैश। तो भाई डिपेंडेंट ब्रदर के लिए और मेजर सन के लिए, मेजर सन डिपेंडेंट हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, अच्छा इंडिपेंडेंट चाइल्ड के लिए भी, हाँ डिपेंडेंट अगर होंगे तो ही डिडक्शन मिलेगी। सो 5,000 10,000 कितने हो गए? 15 पेड इन कैश। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे क्लियरली लिखा हुआ है कि बाय चेक होना जरूरी है, तो इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। 80D में डिडक्शन नहीं मिलेगी। मिलेगी क्या? 80D में डिडक्शन मिलेगी क्या? आओ चेक करते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम, आपको ग्रॉस टोटल इनकम के बाद जो डिडक्शंस हैं इसकी नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि 80D की डिडक्शन इसलिए नहीं मिलती क्योंकि 80D ये कैश में दिया है। फिर इसके अलावा शी इन्वेस्टेड 10,000 इन एनएससी, ये मिल जाएगी, और 70,000 का तो चलो एडवांस टैक्स है, वो अलग चीज़ है। 10,000 जो एनएससी है वो मिल जाएगी डिडक्शन। तो एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की जो डिडक्शन है वो आपको मिल जाएगी, वो मैंने यहाँ पे माइनस कर दी, तो आ गई 10,01,944 रुपये, 10,01,944, और इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो ये आ गया आपके सामने। तो 10,01,940 आपका इनकम आ गया, जिस पर आप क्या करोगे? टैक्स निकालोगे। क्या निकालोगे? टैक्स निकालोगे। टैक्स आपको पता ही है, वैसे ही कैलकुलेट किया, ठीक है। और फिर वो कैलकुलेट, अच्छा ये नॉर्मल रिजीम में भी हम कर रहे हैं, फिर हम लोग टैक्स 115 BAC भी ट्राई करेंगे, देखेंगे क्या होता है वहाँ पर। टैक्स पेबल बन गया हमारा 1,17,605। उसके बाद ना जितना अमाउंट आप ऑलरेडी जमा करा चुके हो या TDS वगैरह कट चुका है वो एडजस्ट करना होगा। तो एडवांस टैक्स 70,000 रुपये ये क्वेश्चन में लिख रखा है ऑलरेडी, ये देखो। तो एडवांस टैक्स आपने माइनस कर दिया, जिसमें से आपको TDS, देखो TDS भी तो कटेगा। डिविडेंड इनकम पे यहाँ पे तो ग्रॉस लिख रखा है, ग्रॉस है, इसका मतलब ये तो नहीं TDS कटा नहीं होगा, TDS कटा ही होगा। तो 10% डिविडेंड में कटा होगा, तो 1052 का TDS वहां कटा होगा, और UTI पे 760 रुपए का TDS कटा होगा। तो ये अमाउंट इसमें माइनस कर देते हैं, 1052 और 760, ये टोटल ये हो गया। और फिर टैक्स पेबल आ गया 45793, जिसको हम राउंड ऑफ करके टू द नियरेस्ट 10 रुपी, मेरा टैक्स पेबल बन गया 45790। इज दैट क्लियर? अच्छा 115 BAC अगर मैं ऑप्ट करता तो क्या फर्क पड़ जाता? अगर मैं 115 BAC ऑप्ट करता तो क्या फर्क पड़ जाता? मेरी इनकम में फर्क ये पड़ता कि मुझे कोई एग्जेम्पशन डिडक्शन तो मुझे दिख भी नहीं रही है इसके अंदर कि ऐसी कोई एग्जेम्पशन डिडक्शन मुझे मिल जाती, तो नहीं। सिर्फ 10,000 रुपए का NSC वो मुझे नहीं मिलता है ना, 10,000 रुपए का NSC मुझे नहीं मिलता, तो मेरी टोटल इनकम पता है क्या हो जाती? ये 10,000 रुपए ना मिलकर तो 10,11,000, 10,11,944, ये देखो डिडक्शंस ना मिलती और मेरी ये इनकम यही रहती। और टोटल इनकम निकाल दिया, टैक्स मैंने निकाल दिया, टैक्स निकालने के बाद सेस कैलकुलेट करने के बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई 8484, और उसमें से एडवांस टैक्सेस पेड एडजस्ट किए, TDS एडजस्ट किया, TCS एडजस्ट किया, TDS दोनों एडजस्ट कर दिए, और मेरा टैक्स पेबल। अब बताओ कौन सा ऑप्शन मच बेटर है? कौन सा ऑप्शन बेटर है? न्यू रिजीम। तो आप अपने क्लाइंट को यही एडवाइस दोगे कि न्यू रिजीम ही फॉलो किया जाए। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो नोट्स चेक करो बच्चों, हर टॉपिक पे इन्होंने नोट्स बना रखे हैं, तो आपको नोट्स के साथ ही अपने क्वेश्चन को प्रेजेंट करना होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। मिस्टर वाई कैरीज ऑन हिज ओन बिजनेस, एन एनालिसिस ऑफ हिज ट्रेडिंग इन P&L अकाउंट इज दिस, नेट प्रॉफिट 11,20,000 रुपए दे ही रखा है। फॉलोइंग इनकम्स आपको दे रखी हैं जो क्रेडिट हो चुकी हैं P&L अकाउंट में। इट वाज फाउंड दैट सम स्टॉक वाज ओमिटेड, कुछ स्टॉक है जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ये ओमिट रह गया। ओमिट मतलब आपने उसको डिडक्शन क्लेम नहीं करी, उसको नहीं दिखाया। आपको 1,00,000 रुपए डेबिट किए थे P&L अकाउंट में बीइंग अ कंट्रीब्यूशन टू यूनिवर्सिटी, इसकी डिडक्शन आपने साइंटिफिक रिसर्च की क्लेम करी। सैलरी इंक्लूड्स 20,000 पेड टू हिज ब्रदर विच इज अनरीजनेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 2,500 रुपए, ठीक है। और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, तो ये नोट्स दे रखे हैं, आपको पता ही है कि आपको इन सब नोट्स को इस्तेमाल करके टोटल इनकम फाइंड आउट करनी है। सो सबसे पहले आप ये चेक करो कि कहीं आपकी कोई और रेट ऑफ इनकम है। क्वेश्चन में मुझे सिर्फ अदर सोर्सेज दिख रहा है और कोई इनकम तो दिख नहीं रही, तो सीधा सीधा सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम तो कुछ बनेगा ही नहीं। तो सीधा सीधा हम पीजीबीपी स्टार्ट करते हैं। पीजीबीपी इनकम के अंदर आपको नोट बनाते वक्त आपको ये देखना है नेट प्रॉफिट कितना है। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट शुरुआत में ही दे दिया है 11,20,000। सो 11,20,000 से मेरी अपनी
पॉइंट स्टार्ट हो गया 11,20,000। अब मुझे चेक करना है कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनको डेबिट तो कर दिया बट दे आर नॉट अलाउड। अब बताओ, इट वाज फाउंड दैट सम स्टॉक वाज ओमिटेड। नाउ ये जो 8,000 का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आपने पीएनएल में डेबिट, मतलब इन्होंने कहा ये ओमिट रह गया, मतलब इन्होंने दिखाया नहीं, दिखाना चाहते हैं। ओपनिंग स्टॉक कौन सी साइड पे आता है? डेबिट साइड पे, ट्रेडिंग में तो खर्चों वाली साइड पर। अगर मैंने खर्चों को कम दिखाया, अगर खर्चों को कम दिखाया, इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा। सो ये ओपनिंग स्टॉक को मैं अब दिखाऊंगा तो प्रॉफिट कम करना होगा, तो 8,000 रुपए माइनस करने होंगे। सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक की अगर हम बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक है जो उन्होंने शो कर दिया है, नहीं शो नहीं किया, ये वाला स्टॉक क्रेडिट साइड पे आता है, और इस वजह से इनकम क्या आ रही होगी? ज्यादा इनकम क्या आ रही होगी? कम आ रही होगी, तो इनकम बढ़ानी होगी। तो 8,000 से माइनस करना होगा, 12,000 से प्लस करना होगा। यस और नो? तो आप लोग देख सकते हो 8,000 से माइनस अंडर स्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक और 12,000 से अंडर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाए। फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन के अंदर और डेबिट साइड वाले क्या दे रखे हैं, ये लिखा है 1 लाख वाज डेबिटेड इन पीएनएल अकाउंट बीइंग अ कंट्रीब्यूशन टू यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, मिल जाती है डिडक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डेबिट भी किया हुआ है और मिलना भी चाहिए, तो कुछ नहीं करेंगे। सैलरी इंक्लूड्स 20,000 पेड टू हिज ब्रदर व्हिच इज अनरीजनेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 2500, तो 2500 कर दो भाई, डिसअलाउ, नहीं मिलेगी डिडक्शन। एडवर्टाइजमेंट खर्चा इंक्लूड्स 15 गिफ्ट पैकेट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स कंसिस्टिंग ऑफ 1,000 पर पैकेट प्रेजेंटेड टू इंपॉर्टेंट कस्टमर। ठीक है, मुझे लगा इंपॉर्टेंट कस्टमर लिखा है। और एडवर्टीजमेंट का खर्चा है ड्राई फ्रूट्स कॉस्टिंग 1,000। यार ये आप अपने कस्टमर्स को दे रहे हो तो ये अलाउड है, इसमें क्या दिक्कत है? कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हो। टोटल एक्सपेंस ऑन कार वाज 78,000 और कार वाज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस एंड पर्सनल। बिजनेस पर्पस 3/4 है, 1/4 हो गया पर्सनल, तो भाई पर्सनल वाले की डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो 78,000 का 1/4 करना होगा। हाँ या ना एवरीवन? 78,000 का 1/4 करना होगा। मैं यहाँ पर डायरेक्टली आंसर पे ले जाता हूँ। सैलरी वाला डिसअलाउ हमने कर दिया भाई वाला। मोटर कार एक्सपेंसेस में 78,000 का 1/4 आ रहा है, 19,500। इसके अलावा क्या रह गया, चेक करते हैं। इसके अलावा क्या रह गया? मिसलेनियस एक्सपेंसेस दे रखे हैं, इंक्लूड्स 30,000 पेड टू एएन कंपनी अ जीटीए in cash on 31st January 2023 for distribution of company's product to warehouses। ठीक है, तो मिसलेनियस एक्सपेंस 30,000 रुपए कैश में दिए बेटा, 35,000 रुपए तक का कैश अलाउड है। याद करो, जीटीए को 35,000 रुपए तक का कैश अलाउड है, मिल जाएगी डिडक्शन, कुछ नहीं करेंगे। यहीं पे गलती कर जाओगे नहीं तो 35,000 तक कैश अलाउड है इनको। डेप्रिसिएशन डेबिटेड वाज 55,000, कोई दिक्कत नहीं है। डेप्रिसिएशन अलाउड एज पर इनकम टैक्स 50,000, मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से 5,000 ज्यादा मिल गया, तो 5,000 ज्यादा मिल गया तो एडबैक कर दो, तो 5,000 रुपए डेप्रिसिएशन का क्या करना पड़ेगा? एडबैक, या फिर 55 पहले पूरा एडबैक कर दो और वहां से 50 माइनस कर दो। बात एक ही है यार, 5,000 रुपए एडबैक कर दो, एक ही बात है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया होगा, पूरा 55 एडबैक किया है और फिर नीचे 50 माइनस किया होना चाहिए। ये रहा, है ना, तो वही एक ही बात है, 5,000 रुपए एडबैक कर दिए। ठीक है ना। फिर इसके बाद आ गया ड्राइंग्स से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट करने का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन एनएससी, इसकी हमें डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन 80C में। सो एवरीवन, पीजीबीपी इनकम हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं क्या रहता है आपको। अच्छा, ड्राइंग्स को इन्होंने डिडक्शन क्लेम कर रखी है ड्राइंग्स की, ये देखो। अच्छा, ये सारी ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट की ही एनालिसिस है, तो ड्राइंग यानी ट्रेडिंग अकाउंट में डाल रखा है, तो इन्होंने डिडक्शन क्लेम कर रखी होगी। ड्राइंग की डिडक्शन का कोई मतलब ही नहीं बनता भाई साहब, अनपढ़ आदमी है तो ड्राइंग को क्या कर दो, एडबैक कर दो अगर डिडक्शन क्लेम कर रखी है, गलती हो गई है इंसान से। तो 2500 ये, 19,500 ये, डिप्रेशन वाला को हम लोग ने एक्सेस वाला सीधा 5,000 यहाँ पे एडबैक कर दिया। ड्राइंग्स यहाँ पर 10,000 रुपये एडबैक कर दी। इन्वेस्टमेंट इन एनएससी भी उन्होंने यही डाल दिया था, मतलब क्योंकि वो ट्रेडिंग एंड पीएनएल की एनालिसिस थी ना, तो हम यही मान के चल रहे हैं कि सब कुछ ट्रेडिंग एंड पीएनएल में डाल दिया, तो इन्वेस्टमेंट इन एनएससी को भी भाई डिडक्शन मिलेगी 80C में, तो यहाँ से हटाना होगा, तो दोनों को एडबैक कर दिया, 1,02,000। अच्छा, ये हो गया। फिर अंडर स्टेटमेंट वाला काम तो हम लोगों ने कर ही लिया। फिर कंट्रीब्यूशन टू यूनिवर्सिटी, इसकी हमें डिडक्शन मिल जाएगी, तो हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, 100%, नो फर्दर एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। ओके, आगे इनकम क्रेडिटेड, इनकम फ्रॉम यूटीआई। अब जो क्रेडिट साइड वाले थे वो हटा दो ना भाई, कौन सी? यूटीआई हटा दो, माइनस कर दो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर माइनस कर दो, विनिंग फ्रॉम हॉर्सेस माइनस कर दो। ये सब चीजें इनकम्स यहाँ से हटेंगी, तो ये इनकम्स मैंने यहाँ से माइनस कर दी और मेरा आंसर आ जाएगा जो आएगा 11,21,500। मेरी पीजीबीपी इनकम आ गई 11,21,500, 11,21,500 पीजीबीपी आ गई। अदर सोर्सेज वाली ऐड कर दो, अदर सोर्सेज वाली यूटीआई है 22,000, 17,500 और 15,000, ये अदर सोर्सेज वाली है, ऐड कर दो, 54,500 ये आ जाएगा।
और फिर मेरा जीटीआई आ गया, और मैं फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो 15,000 रुपए की थी वो डिडक्शन में क्लेम कर लूंगा, मेरी टोटल इनकम आ जाएगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन समझ में आया? ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। आओ फिफ्थ क्वेश्चन पे भी चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज रिलेटेड टू बालामुरुगन फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 31 मार्च 23। ये उसको कुछ इनकम्स दे रखी हैं, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है टोटल इनकम निकालो, तो भाई टेक्सटाइल बिजनेस में लॉस हो रहा है, हाउस प्रॉपर्टी में 15,000 का लॉस है, लॉटरी विनिंग 5 लाख का गेन है। अच्छा, स्पेकुलेशन बिजनेस में भी पॉजिटिव इनकम है। इनकम बाय वे ऑफ सैलरी कंप्यूटेड, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम कर रखी है और 60,000 रुपए है। एलटीसीजी 112 है, 112A नहीं है, 112 वाला 70,000 रुपए है। ओके, क्या दिक्कत है भाई, करते हैं ना फिर। तो सबसे पहले तो आपको याद है वो हेड वाइज सब इनकम लिख लो। सैलरी की सैलरी में लिखो, सैलरी है नहीं, अच्छा है। फिर उसके बाद थोड़ी सी स्पेस छोड़ के हाउस ऑपरेटिंग इनकम लिखो, हाउस ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है नेगेटिव में 15,000। फिर आप पीजीबीपी लिखो, पीजीबीपी में टेक्सटाइल बिजनेस में 1,35,000 का लॉस लिखो। फिर आप कैपिटल गेन लिखो, ठीक है, जो है 70,000 का गेन वो लिखो, और फिर अदर सोर्सेज में लिखो। अच्छा, बिजनेस में दो आएंगे, एक स्पेकुलेशन इनकम भी दे रखी है और एक लॉस इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस दे रखा है लॉस में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ विद नॉन स्पेकुलेशन इनकम, बट नॉन स्पेकुलेशन लॉस कैन बी सेट ऑफ विद स्पेकुलेशन इनकम। यानी इस 1,35 को आप इस 1 लाख के साथ सेट ऑफ कर सकते हो। सो पीजीबीपी को सबसे पहले स्टेप 1 इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, तो इंट्रा हेड में 1,35 को 1 लाख के साथ सेट ऑफ कर दिया, बचा हुआ रह गया 35,000 का लॉस, उसको वही रहने दो अभी। अच्छा, फिर इसके बाद हाउस ऑपरेटिंग इनकम हो गई, ये होगी। आपको अदर सोर्सेज भी दे रखा है 5 लाख। देखो, अदर सोर्सेज इनकम में से कोई भी लॉस, कोई भी खर्चा सेट ऑफ नहीं हो सकता, इसको सीधा आप टैक्सेबल कॉलम में ले जाओ, ज्यादा बेटर रहेगा, क्यों टाइम पास करना। अच्छा, फिर इसके अलावा आपको हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तो दे रखा है। अब आपको पता है, अब देखो, अब आपको इंटर हेड ही अप्लाई करना होगा। इंटर हेड में आपको बिजनेस का लॉस पड़ा हुआ है 35,000 का, और दैट कैन बी सेट ऑफ विद एनी हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट सैलरी, और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है 15,000। तो 15,000 सैलरी के साथ एडजस्ट करो, सैलरी इनकम कितनी बच गई? 45 बच गई सैलरी इनकम। लॉटरी विनिंग है 5 लाख, और आपके पास 35,000 का जो लॉस बिजनेस का था वो 70,000 के कैपिटल गेन में से माइनस कर दो, तो बचा 35,000 रुपये। 35 ही बचा उसमें से, यस और नो? तो 35 वो मैं चेक कर लेता हूँ, ये 45 बचा, यहाँ पर 35 बचा, हाँ या ना, और वो 5 लाख, 580 मेरा आंसर, सिंपल है। नाउ अब टैक्स निकालने की बात करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। 5,80,000 की इनकम आई है, टैक्स कैसे निकालेंगे? पहले तो आप ये देखो, वैरायटी ऑफ इनकम्स है आपके पास। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो इस पर तो देखो टैक्स लगेगा कितना वाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगेगा कितने वाला, वही 20%, ठीक है। और आपको ऑलरेडी लॉटरी इनकम दे रखी है, लॉटरी इनकम पे तो फ्लैट रेट लगता है ना, 5 लाख है ना, 5 लाख पे तो सीधा कितना लगेगा, 30%, 1.5 लाख रुपए वो हो गया। और स्लैब एग्जेम्पशन इसमें मिल नहीं पाएगी, तो स्लैब एग्जेम्पशन तो बची हुई रह गई। तो बच्चों याद है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे स्लैब एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल सकता है इंडिविजुअल के केस में, अगर बची हुई रह जाए तो 2.5 लाख रुपए की जो स्लैब एग्जेम्पशन है, आप इसमें और इसमें दोनों में यूज कर लोगे, तो आपको ना ही इस सैलरी इनकम पे टैक्स देने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कैपिटल गेन पे। अच्छा, अब स्लैब एग्जेम्पशन का बेनिफिट इसमें नहीं ले सकते, तो इसका मतलब आपका टैक्स बनेगा नेट 5 लाख का 30% यानी 1.5 लाख, और उसके ऊपर 4% सेस यानी 6,000, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी हो गई 1,56,000। यस और नो एवरीवन? यस और नो एवरीवन? दैट्स इट। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर आ गया 6। क्वेश्चन नंबर आ गया 6। अगर मैं 6th क्वेश्चन देखूं तो ये है रिलेटेड टू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का। अगेन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट, और ऐसा क्वेश्चन सेम एज इट इज हम लोग अपने मटेरियल के अंदर कर चुके हैं, सेम, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब बस यही है, इसके अंदर हमें टोटल इनकम तक जाना होता है, टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी तक निकालना होता है, ठीक है। तो कोई नहीं, करते हैं। यहाँ पे आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दे रखा है। जब आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दे रखा हो ना, तो पीजीबीपी में आप जब इनकम निकाल रहे हो तो टैक्सेबल रिसिप्ट्स माइनस पेमेंट अलाउड एज डिडक्शन वाला फॉर्मेट ही करना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये दे रखा है सारी इंफॉर्मेशन, टोटल इनकम आपको निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी इनकी इनकम है। एक तो रेंट दे रखा है, हाउस प्रॉपर्टी वाला हो गया रेंट, ठीक है, तो ये तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। मोटर कार लोन फॉर कैनरा बैंक, ये इसका कोई लेना देना नहीं है। फीस आएगा पीजीबीपी में, तो अब पीजीबीपी से सॉल्व स्टार्ट करते हैं। पीजीबीपी आपको दे रखी है 59,38,000, इससे रिलेटेड कोई नोट दिया है? नहीं दिया।
सो उसमें से माइनस करेंगे स्टाफ सैलरी बोनस एंड स्टाइपेंड टू आर्टिकल क्लर्क्स, यस इसकी डिडक्शन मिल जाएगी, कोई नोट इसके ऊपर नहीं दिया हुआ। फिर इसके अलावा अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इस अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे भी कोई नोट नहीं दे रखा, तो मैं इसमें से भी क्या कर दूंगा माइनस। ऑफिस रेंट 30,000, इस पर भी कोई नोट नहीं है या है। ही ऑक्यूपाइज 50% बिल्डिंग फॉर हिज ओन रेजिडेंस एंड लेट आउट द बैलेंस फॉर रेजिडेंशियल यूज एट अ मंथली रेंट ऑफ 5,000। द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग 1997-98 when the housing loan was taken। 50% घर, अच्छा ये तो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात कर रहा है, तो इसलिए इसको यहां पर कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो कमर्शियल वाली बात नहीं कर रहा, तो यहां पर छोड़ दो, तो इसको कुछ नहीं है। ऑफिस रेंट की डिडक्शन मिल जाएगी 30,000। हाउसिंग लोन रीपेड टू एसबीआई, इंटरेस्ट है 88,000, हाउसिंग लोन पे किया, बेटा इसकी डिडक्शन यहां क्या करेगी, ठीक है हाउसिंग लोन है तो ये तो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ पे कोई काम नहीं है, कुछ नहीं करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इसकी यहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, कुछ नहीं करेंगे। मोटर कार आपने परचेज किया जनवरी 23 में, तो आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा 425 का 7.5%, 425 का 7.5%। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की अगर, अच्छा मोटर कार से की यूजेज दे रखी है, अरे दे रखी है ना, सो 7.5% का जो डेप आएगा ना, मोटर कार वॉज पुट टू यूज फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल, 1/5 इज फॉर पर्सनल, अगर 1/5 पर्सनल पर्पस के लिए है, सो 4/5 बिजनेस के लिए होगा, बिजनेस वाली डिडक्शन मिल जाएगी ना, तो जो 7.5 करके डेप्रिसिएशन आएगा उसका इंटू 4/5 कर देंगे, जो हमें डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। हमें यहाँ पे देखना है माइनस क्या क्या होगा, तो ये माइनस हो जाएगा, यस और नो। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 80D में जाएगा बेटा, वहां पे डिडक्शन मिल जाएगी। बुक्स बॉट ऑन 1/7/2022, इस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा 40%, है ना, और 20,000 रुपए का 40% क्लेम कर लो भाई, माइनस करो। कंप्यूटर्स एक्वायर्ड ऑन 1/11/2022, 1/11/2022 को कंप्यूटर खरीदा है, तो पुट टू यूज लेस देन 180 बन गया, और क्योंकि पुट टू यूज लेस देन 180 बन गया, तो आपको यहां पर 30,000 का सिर्फ 20% का ही डेप मिलेगा, ठीक है। डोमेस्टिक ड्राइंग्स की डिडक्शन नहीं मिलती, तो इसका कुछ नहीं करेंगे। पीपीएफ सब्सक्रिप्शन, इसका कुछ नहीं करेंगे। और मोटर कार मेंटेनेंस 10,000 रुपये, बट इसका सिर्फ 4/5 ही अलाउ होगा, तो 4/5 आप इसकी डिडक्शन क्लेम कर लेना, दैट्स इट। सो आपको अब, और इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कोई इंफॉर्मेशन दी थी, पहले वो भी क्लियर कर लेते हैं। 50% प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, 50% आपने लेट आउट कर दी, तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसका तो जीरो ही रहेगा। म्युनिसिपल इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है क्या प्रॉपर्टी पे, हाँ दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है 88,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन है पूरे साल का, और वो पूरी प्रॉपर्टी पे, तो 50% हो गया 44,000। और क्वेश्चन में लोन दे रखा है कि लोन कब लिया था, 1999 से पहले। बच्चों अगर आपको याद आ रहा हो कि अगर आप लोन पहले लेते हो तो आपको एनी अदर केस में मैक्सिमम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में डिडक्शन जो मिलती है वो मिलती है 30,000, तो ये 44 हो जाएगा 30,000, यस और नो, तो ये तो डिडक्शन मिलेगी मात्र 30,000 रुपए। अच्छा, फिर इसके बाद अगर आप बात करो मुझसे कि सर बाकी के केस में क्या करेंगे, तो बाकी 44,000 की डिडक्शन पूरी मिल जाएगी, हाँ या ना एवरीवन, पूरी मिल जाएगी लेट आउट प्रॉपर्टी में, क्योंकि लेट आउट का रेंट दे रखा है कितना है 5,000 रुपए महीना, तो 5,000 इंटू 12 60,000, माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स अगर कुछ दे रखा है तो, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड म्युनिसिपल टैक्स नहीं दे रखा, तो माइनस करेंगे सीधा स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% और इंटरेस्ट ऑन लोन पूरा 44,000, और आपका ये आंसर हाउस प्रॉपर्टी का आंसर आ जाएगा। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया माइनस में 30,000, और लेट आउट प्रॉपर्टी में आ रहा है माइनस में 2,000, तो ये हो गया नेगेटिव, टोटल 32,000 रुपये नेगेटिव हो गया। फिर इसके अलावा आपको पीजीबीपी इनकम हम लोगों ने पहले ही सॉल्व कर ली थी, तो पीजीबीपी इनकम हम लोगों ने सॉल्व कर ली थी, सारी इनकम्स को ऐड कर दिया और फिर उसमें से खर्चे माइनस कर दिए, और डिडक्शन क्लेम करने के बाद मेरी इनकम आ गई 25,24,500, हाँ या ना, हाँ या ना, ये मेरी जीटीआई आ गई, और फिर जीटीआई के बाद डिडक्शन माइनस करी। आपको डिडक्शंस के लिए क्वेश्चन में क्या दे रखा था, एक तो लाइफ इंश्योरेंस की डिडक्शन मिल रखी है 24,000 रुपये, वो मिल जाएगी। मेडिकल इंश्योरेंस में 18,000 की मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर इसके अलावा पीपीएफ कंट्रीब्यूशन की 20,000 रुपये की मिल जाएगी, है ना, और कुछ दिया है। अच्छा, इसका आपको क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन क्लेम करना होगा, तो डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पे क्लेम करना होगा फर्नीचर फिटिंग्स पर 10%, प्लांट एंड मशीनरी पर 15%, कंप्यूटर्स पर 40%, जो पहले से थे, ये पहले से एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। और आपने जीटीआई निकालने के बाद हाउसिंग लोन रीपेमेंट, हाँ, अब वो जो लोन प्रीपे किया उसकी इंटरेस्ट की तो रिडक्शन आपको कहाँ मिल गई, 24B हाउस प्रॉपर्टी वाले टॉपिक में, बट जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके बारे में पढ़ा था ना, लोन की प्रिंसिपल रीपेमेंट हमें डिडक्शन मिल जाती है 80C में, सो वो 80C में 1 लाख रुपए ये मिल गई, पीपीएफ कंट्रीब्यूशन मिल गया, LIC मिल गया, तो ये मिला के 144 हो गए, और इसके अलावा 80D मिल गया मेडिकल इंश्योरेंस, तो ये भी मिल गया, तो टोटल इनकम बन गई 23,30,500 रुपए।
23,30,500। अगर यही क्वेश्चन 115 BSc से निकालना होता तो आप इस डिडक्शंस को क्लेम ना कर पाते, ये डिडक्शन जो दी हुई हैं ये क्लेम ना कर पाते और सारा आपका बाकी का इनकम जो है उसके ऊपर टैक्स निकालते, और वही वाला तरीके से जो मैंने आपको बताया था, हर 2.5 लाख रुपए के इंक्रीमेंट पर आपको 5% टैक्स पे करना पड़ता है। यस और नो? अब बच्चों देखो ऐसा है, अभी तक जितने क्वेश्चंस करे हैं अगर आपको समझ में आ रहा है इस तरीके से मैं करूं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे मुझे बताना, ठीक है? अभी मैं मेरे पास लिमिटेड टाइम है, मेरे को और क्लासेस लेनी है, तो आप लोगों के लिए ये अगर आपको ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से समझ में आ रहा है तो मैं एक क्लास और बनाऊंगा और बाकी के क्वेश्चंस भी कवर कर दूंगा, ठीक है? सो एवरीवन जल्दी बताना कमेंट सेक्शन के अंदर क्या ये क्लास आपको समझ में आई, ठीक है? थैंक यू बच्चों, बाय बाय आज के लिए। अगली क्लास ज़रूर मैं लॉन्च करूंगा जल्दी ही, और साथ ही साथ एग्जाम से पहले कर दूंगा, चिंता मत करना, बट आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे बताना होगा कि ये क्लास ठीक है, ऐसे ही करूं। थैंक यू, बाय बाय।